नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक काल भाग 2 द्विवेदी युगीन काव्य से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न संकलित हैं जो कि TGT, PGT, LT, GIC, KVS, NVS, NET, JRF किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक हैं। अगर आपने हिंदी सर्वस्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न हमारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना का कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमारे विकल्प हैं कृष्ण शतक, मर्म स्पर्श, रस कलश, बैतालिक। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, बैतालिक जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना नहीं है, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब चलेंगे आगे। प्रिय प्रवास को भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य किसने कहा है। हमारे विकल्प हैं नामवर सिंह, हरिऔध, स्वयं, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, द्विवेदी जी। तो आप जान लीजिए कि प्रिय प्रवास को हरिऔध ने भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा है। हमारे विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, गणपति चंद्रगुप्त, राम खेलावन पांडे। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा है, इसलिए हमारा विकल्प संख्या सी सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, हरिऔध की रचना और उनमें सर्गों का कौन सा विकल्प संगत नहीं है। हमारे विकल्प हैं प्रिय प्रवास 17 सर्ग, पारिजात 15 सर्ग, वैदेही वनवास 18 सर्ग और अंतिम विकल्प है सभी संगत हैं। तो प्रिय प्रवास में भी 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। सभी विकल्प सही हैं। विकल्प संख्या डी हमारा उत्तर होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। काबा और करबला, मंगल घट, विष्णु प्रिया, फूल पत्ते। तो काबा, करबला, मंगल घट, विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फूल पत्ते हरिऔध की रचना है। हमारा विकल्प सही होगा डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। साकेत के किस सर्ग में सरयू नदी को संबोधित कर उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर की कथा पूर्व दीप्त शैली में कहती हैं। हमारे विकल्प हैं 9, 8, 10 और 11। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सर्ग संख्या 11, विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी कृति राम से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं साकेत, पंचवटी, विष्णु प्रिया, प्रदक्षिणा। तो जैसा कि विष्णु प्रिया में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित वर्णन किया है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, लवकुश चरित, भरत विनय निम्न में से किसकी कृति है। हमारे विकल्प हैं बद्रीनाथ भट्ट, मिश्र बंधु, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, मिश्र बंधु का ये काव्य है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। कल काशी, गंगावतरण, उद्धव शतक, वेन चरित। तो कल काशी, गंगावतरण, उद्धव शतक तीनों जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। चौथा हमारा वेन चरित बद्रीनाथ भट्ट की रचना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतेंदु के व्यक्तित्व में बंगाल की कोमलता और भावुकता थी। आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व में महाराष्ट्र की कठोरता और वस्तुन्मुखता। ये कथन किसने कहा है। हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये हमारा जो कथन है भारतेंदु के और द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के संबंध में, विकल्प संख्या डी इसका उत्तर सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके विकल्प हैं झनकार, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प संख्या डी, जय भारत सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। हमारे विकल्प हैं जयद्रथ वध, मेघनाद वध, कुणाल गीत, सभी। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है कुणाल गीत, वह बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर।
अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद निम्न में से किसने किया है? हमारे विकल्प हैं सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कवि विद्यार्थी जीवन में जकी उपनाम से उर्दू फारसी में कविता या गज़लें किया करता था? हमारे विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम से कविता लिखते थे। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी सतसई पर विद्वतापूर्ण टीकाएँ लिखने वाले विद्वान हैं। हमारे विकल्प हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, कन्हैया लाल पोद्दार, लाला भगवान दीन, गिरधर शर्मा नवरत्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या सी, लाला भगवान दीन। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, भैमासुर वध तथा विनय पचासा किसकी कृति है? हमारे विकल्प हैं बाल मुकुंद गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, वियोगी हरि और लाला भगवान दीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या बी, कामता प्रसाद गुरु का कृति है भैमासुर वध और विनय पचासा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का भाव व्यंजित है? विकल्प में है मिलन, पथिक, स्वप्न, सभी। तो इसका जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या बी, पथिक। पथिक में जो है उपनिवेशवाद के एक तंत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वियोगी हरि की कृति नहीं है? साहित्य विहार, छद्म योगिनी नाटिका, ब्रज माधुरी सार, पद्य पुष्पावली। तो विकल्प संख्या डी हमारा उत्तर होगा, पद्य पुष्पावली। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, इन्हें भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का रचनाकार माना गया है। हमारे विकल्प हैं वियोगी हरि, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो है विकल्प संख्या सी, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच का साहित्यकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, इन्होंने कुली प्रथा के विरोध में दुखियों की पुकार शीर्षक कविता लिखी है। हमारे विकल्प हैं रामचरित उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि, लाला भगवान दीन। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, सत्यनारायण कविरत्न। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। सूक्ति मुक्तावली भारत मुक्ति किसकी कृति है? हमारे विकल्प हैं सत्यनारायण कविरत्न, रामचरित उपाध्याय, रूप नारायण पांडे, श्रीधर पाठक। तो हमारा जो उत्तर सही है वह है विकल्प बी, रामचरित उपाध्याय सूक्ति मुक्तावली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, वन वैभव, वन विहंगम, दलित कुसुम आदि किसकी कृति है? श्रीधर पाठक, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो जो हमारा वन वैभव और वन विहंगम, दलित कुसुम आदि रचना है उसके सही उत्तर है रूप नारायण पांडे, विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्रीधर पाठक की मौलिक कृति है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, जगत सच्चाई सार। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, जगत सच्चाई सार इनकी मौलिक कृति है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्रीधर पाठक की अनूदित कृति नहीं है? ऋतुसंहार, कश्मीर सुषमा, उजड़ ग्राम, द थॉट ऑफ वार्बल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, कश्मीर सुषमा इनकी अनूदित नहीं मौलिक कृति है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रसाद का प्रेम पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और पंत की ग्रंथि आदि रचनाएं श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की स्पिरिट से प्रभावित हैं। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं नामवर सिंह, लाला भगवान दीन, रामविलास शर्मा, विशंभरनाथ मानव। तो इसका उत्तर सही है विकल्प डी,
विशंभर मानव ने कहा है ये कथन। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। संस्कृत कवि कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है। आपके विकल्प हैं गोपाल शरण सिंह, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है कानन कुसुम किसकी रचना है? विकल्प हैं सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे। तो एक कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का भी है और यह कानन कुसुम इसके रचयिता हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प संख्या बी हमारा उत्तर सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताना है। साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग। दूसरे विकल्प में रंग में भंग आगे है हेमंत, फिर साकेत, फिर भारत भारती। तीसरे में हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले मैथिली शरणगुप्त की हेमंत रचना प्रकाशित हुई, उसके बाद रंग में भंग, भारत भारती का प्रकाशन 1912 और साकेत का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। अतः विकल्प संख्या सी सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है। हमारे विकल्प हैं भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, त्रिपथगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या आ, भारत भारती राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। विकल्प हमारे हैं वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। तो ये रचना जो है प्रिय प्रवास के संदर्भ में कहा गया है। इसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। विकल्प संख्या सी हमारा सही उत्तर होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं बाबू जगन्नाथ दास प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर। तो यह पंक्तियाँ आपकी साकेत से ली गई हैं और उसे कहने वाली उर्मिला है। विकल्प संख्या सी मैथिली शरणगुप्त सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं। हमारे विकल्प हैं गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प संख्या सा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है वेणु लो गूंजे धरा। उसके बाद अगला प्रश्न है इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थीं। उक्त कथन शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरणगुप्त और चौथा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा है शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? विकल्प संख्या ए, श्रीधर पाठक के संदर्भ में। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसे चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी श्रीधर पाठक के संबंध में। यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन श्रीधर पाठक के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अतः हमारा विकल्प ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस रचना के लिए शुक्ल जी का कथन है? विकल्प हमारे हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रबंध पारिजात, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रिय प्रवास को शुक्ल जी ने महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा है। विकल्प हमारा सही है प्रिय प्रवास। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। शुक्ल जी ने निम्न में से
किसकी ओर संकेत किया है? हमारे विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। तो खड़ी बोली के पद विधान पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा है और ये कथन शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी? इसके विकल्प हैं रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या ए, रंग में भंग के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वक्रता बहुत कम आ पाई है जो रस संचार की तीव्र और मन को आकर्षित करती है। शुक्ल जी ने किस लेखक के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है। विकल्प संख्या बी सही है। 38वां प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का निम्न में से किस नाम से अनुवाद किया है? विकल्प हमारे हैं मधुप, रसा, अब्र, त्रिशूल। तो मधुप नाम से इन्होंने किया है। रसा नाम से कविता भारतेंदु लिखते थे, अब्र नाम से कविता जो है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन लिखते थे और त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी लिखते थे। अगला हमारा प्रश्न है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य का कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार, भारत भारती। तो आप जानते हैं कि भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई वह मैथिली शरण गुप्त की मौलिक कृति है। विकल्प संख्या डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को कहा है राष्ट्र कवि, कौटुंबिक कवि मात्र, सामंजस्यवादी कवि, जनवादी कवि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प संख्या सी, सामंजस्यवादी कवि। कौटुंबिक कवि मात्र उन्होंने अपने आप को स्वयं कहा है, राष्ट्र कवि उन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं शुक्ल जी, हजारी प्रसाद जी, नामवर सिंह जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? महत्वपूर्ण है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो याद रखिएगा साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है, विकल्प ए सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। गुप्त जी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी के संदर्भ में कहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी है, कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। निम्न में से किस आलोचक का कथन है? हमारे विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा उत्तर है विकल्प संख्या बी, रामचंद्र शुक्ल। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है? हमारे विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, अभी पीछे भी बताया गया।
अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, श्रीधर पाठक। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और इसका जो उत्तर है वो है विकल्प सा, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप जान लीजिए कि इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प संख्या ए हमारा उत्तर है। पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा विकल्प हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या आ, माखनलाल चतुर्वेदी का रचना है समर्पण और माता। अब देखेंगे अगला प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध निम्न में से किससे है? गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी लिखी हैं गिरधर शर्मा नवरत्न ने। विकल्प संख्या ए सही है। अब चलेंगे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, नाथुराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी दोनों ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। विकल्प संख्या सी सही है। इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन साथियों के पास जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।